गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव इंग्लिश में कि हम लोग कैसे एक्सप्लेन करें। और यहां सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एक्सप्लेन एनी टू ऑफ द फ्लोइंग। यहां पर आपका कभी कभी ऐसा भी होता है कि चार क्वेश्चन दे देता है। कितना ऑप्शन देता है? चार। एक नंबर, दो, तीन और चार। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी होता क्या है, इसमें दो जो लाइन है वो पोयम को दे देता है और दो लाइन जो है प्रोज वाला सेक्टर का दे देता है और कहता है क्या कि इसमें से किसी दो को एक्सप्लेन करें। और एक्सप्लेन करने वाला जो क्वेश्चन होता है वो 4 × 2 यानी 8 मार्क्स का आता है। 8 मार्क्स का आता है, ठीक है ना। तो और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो क्वेश्चन का जो पैटर्न है पूछने का, यहाँ पे एनी टू ऑफ द फ्लोइंग जो है ना, दो को वैसे कर नहीं पूछेगा। कभी कभी आपका क्वेश्चन का जो टाइप होगा वो इस तरह से पूछ देगा, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग। एक्सप्लेन मतलब होता है व्याख्या करें, एनी वन ऑफ द फ्लोइंग किसी एक का। चार, ठीक है ना। यहां पर भी आपको 4 दे देगा, है ना। तो हो सकता है कि ये जो 4 दिया होगा ना वो प्रोज वाला सेक्टर का दिया है। किस सेक्टर का? प्रोज वाला सेक्टर का दे दिया, है ना। अब यहां पे जो 2 लिखा है ना, 2, ये वहां पर कर देगा एनी वन ऑफ द फ्लोइंग। और ये वाला जो सेक्टर दे दिया ना, ये वाला जो सेक्टर दे दिया, ये दे दिया पोयम वाला सेक्टर। और कभी कभी एक ही साथ पूछ देता है कि किसी दो को एक्सप्लेन करें, और कभी करता है कि अलग अलग दे देता है। जैसे मान लीजिए कि यहां पे दे दिया फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, यहां दे दिया सेकंड नंबर क्वेश्चन, तो यहां कहेगा एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग, तो ये पोयम वाला हो सकता है। एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग प्रोज वाला हो सकता है। यानी जब अलग अलग कर देता है तो पोयम वाला सेक्टर भी देता है और प्रोज वाला भी सेक्टर देता है। तो सबसे पहले हमको इसका क्वेश्चन बनाने के लिए जो भी लाइन दिया है, चाहे वो कविता का है चाहे प्रोज का है, उसको सबसे पहले हमको पहचान करने आना चाहिए कि वो लाइन जो है किस चैप्टर से लिया गया है। जब ये क्लियर हो जाएगा कि वो लाइन किस चैप्टर से लिया गया है तो आपके लिए एक लॉलीपॉप हो जाएगा, क्या चीज? एक्सप्लेन करने के लिए। और मेरे पास जो भी स्टूडेंट पढ़ता होगा जिसके इस साल एग्जाम है, वो कविता का लाइन हो या प्रोज का लाइन हो, वो डेफिनेटली क्लियर कर सकता है, डेफिनेटली बता सकता है कि वो लाइन किस चैप्टर से लिया गया है। और इसके लिए हम एक बेस्ट ट्रिक, बहुत ही जबरदस्त ट्रिक आपके सामने लेके आ रहे हैं कि हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर है? फिलहाल आप लोग लाइन वीडियो में बने रहेंगे। ध्यान दिया जाए, वैसे ही हम क्वेश्चन लेकर चलते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे किसके द्वारा कंपोज किया, सॉरी कैसे एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चंस। यहां पर जगह नहीं होने के चलते मैं चारों क्वेश्चन को नहीं लिख पा रहा हूं, है ना। 1 2 3 4 डी है और किसी एक को एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा है। यहां पर फर्स्ट दिया है, ऐसे ही सेकंड थर्ड। देखते हैं पहले क्वेश्चंस। हिज द battalion of Scotland Yard, the flying squads disappear, for when they reach the scene of crime, McAvity is not there. क्लियर है? यहां से सबसे पहले तो आपको ये पता चल गया कि ये लाइन जो है वो किस चैप्टर से लिया गया है। और यहां पे जो भी दिया होगा ये वाला सेक्टर पोयम वाला है ना। यहां पर भी पोयम का ही लाइन दिया रहेगा, किसी पोयम का। और फिलहाल हम एक को एक्सप्लेन करके दिखाते हैं कि हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर है? चलते हैं, ध्यान दीजिए सबको। तो यहां से सबसे पहले हमको ये क्लियर हो गया कि ये लाइन जो है
मैकेविटी द मैस्ट्रिकेट से लिया गया है। इतना सबको आना चाहिए, उसके बाद ही आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। चला जाए एक्सप्लेन करते हैं। देखा जाए, सबसे पहले हम एक्सप्लेन कैसे करना है। आपका जो कॉपी मिलेगा, जो आंसर सेट वाला सब्जेक्टिव के लिए, उसको 4 भागों में बांट देना है। सपोज डेट मान लीजिए कि मेरा चौथाई है, चौथाई से थोड़ा सा आगे बढ़ना है और कैसे लिखना है देखेंगे सबको। This line is taken from, this line is taken from, यहां पे क्या डालेंगे हम, तो यहां पे हम डालेंगे नेम ऑफ चैप्टर। यहां पे डालेंगे हम नेम ऑफ चैप्टर। ठीक है, दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम नेम ऑफ चैप्टर। उसके बाद लिखेंगे which has been composed or written by एक मिनट थोड़ा सा ध्यान दिया। ये हमारे लिए बहुत ही बेस्ट ट्रिक है, या कविता की लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए या प्रोज के किसी लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए। और इसके लिए हम बेस्ट ट्रिक, इससे बेस्ट ट्रिक आपको कुछ भी नहीं। चला जाए, चलते समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि यही लाइन है और ये लाइन को एक्सप्लेन करके लिखना है हमको। चलिए देखते हैं। He is the background of Scotland Yard. The flying squad disappears. For when they reach the scene of crime, McCavity is not there. इससे ये पता चल रहा है कि ये लाइन जो है मैकेविटी द मैस्ट्रिकेट से लिया गया है। चलिए एक्सप्लेन करके दिखाते हैं। तो क्या लिखना है, हर जगह आपको जैसे बताया गया ऐसे ही यूज करना है आप लोग को, जितने सुंदर दिखे। लिटरेचर में होता है क्या, सुंदर दिखाना होता है। तो लिखना क्या है, दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम नेम ऑफ चैप्टर डालना है। तो क्या डालेंगे यहाँ पे, मैकेविटी द मैस्ट्रिकेट, मैकेविटी द मैस्ट्रिकेट, और इसको ऐसे ऐसे करके ब्रैकेट में घेर लेना है ना। समझ लेंगे क्या हुआ, यानी यह लाइन मैकेविटी द मैस्ट्रिकेट से लिया जाता है, चाहे लिया गया है। which has been composed या written। ध्यान देंगे यहाँ पे 2 शब्द आ चुका है। एक शब्द है बाबू मेरा कंपोज और एक शब्द है क्या मेरा रिटन। अगर हम प्रोज वाले भाग को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वहां पे हम रिटन यूज करेंगे। क्लियर है। अगर पोयम वाला भाग को लिख रहे हैं तो वहां पे कंपोज्ड यूज करेंगे। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये पोयम वाला भाग है तो क्या यूज करेंगे, कंपोज्ड। कंपोज्ड ध्यान देंगे, लाइट कट गया था थोड़ा सा, इसके लिए थोड़ा सा हम चलेगा। अगर पोयम वाला होगा तो कंपोज्ड यूज करेंगे, प्रोज वाला होगा तो रिटन यूज करेंगे। जैसे पोयम का है तो क्या यूज करेंगे, कंपोज्ड बाय नेम ऑफ ऑथर देना है। नेम ऑफ ऑथर देना है मतलब लेखक का नाम देना है। यहां पे लेखक का नाम देना है। He was one of the greatest poets
अगर पोयम का पार्ट लिखना है तो पोएट्स लिखेंगे, प्रोज वाला भाग लिखना है तो राइटर्स यूज करेंगे। तो पोएट्स इन हिज टाइम, अपने समय में, ही बिलोंग्स टू, तो मेरे पास जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको तो सबको पता है कि कौन से कवि, कौन से लेखक कहाँ के रहने वाले हैं। तो बिलोंग्स टू, जैसे इंग्लैंड के हैं तो इंग्लैंड डाल दीजिए, इंडिया के हैं तो इंडिया के डाल दीजिए, अमेरिका के हैं तो अमेरिका के डाल दीजिए। He wrote many poems and short stories in English literature. उन्होंने इंग्लिश साहित्य में बहुत कविताओं और बहुत सी कहानियों को, बहुत सी पोएम्स यानी कविताएं और कहानियों को लिखा है। उसके बाद अगर लेखक के बारे में अगर आपको पता है तो मेरे यहाँ जो भी स्टूडेंट पढ़ रहा है उसको तो सबको पता है कि वो कैसे कवि थे, है ना। वो मतलब उनके बारे में कुछ ना कुछ तो पता जरूर है। अगर पता है तो आप 2-4 लाइन इसमें और ऐड कर दें तो और बेनिफिशियल होगा। उसके बाद क्या करना है, 2-3 लाइन जो लेखक के बारे में ऐड करना है वो हम ऐड कर देंगे, चाहे प्रोज वाला भाग हो या पोयम वाला भाग हो। उसके बाद क्या करना है, इन दिस लाइन, यानी इस लाइन में अगर पोयम वाला भाग है तो पोएट लिखेंगे, राइटर वाला प्रोज वाला भाग है राइटर लिखेंगे, तो यहां लिख देंगे। उसके बाद उस कवि का नाम देना है, चाहे वो लेखक का नाम देना है। उसके बाद टेल्स अबाउट नेम ऑफ द चैप्टर, और उस चैप्टर का क्या करना है, नाम देना है। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करना है, और पैराग्राफ चेंज करने के बाद लड़का जहां एंडिंग करता है वहां से शुरू करता है। नहीं भाई, जहां से आपने स्टार्ट किया, बताया ना, इंग्लिश लिटरेचर लिखने के लिए थोड़ा सा आप आगे बढ़े और वहां से लिखे, और जहां से आपने स्टार्ट किया वहीं से फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, ठीक है। इन दिस लाइन ही टेल्स अबाउट, अब यहां से हम क्या लिखेंगे सर, यहां से आपको वही लिखना है जो एक कविता के बारे में थोड़ा बहुत आप जानते हैं। अगर कविता के बारे में आपको पता नहीं है तो हम क्या लिखेंगे सर, हमको तो कुछ पता नहीं है। तो भाई जो आपको लाइन कर एक्सप्लेन करने के लिए ना, उसी लाइनवा को यहाँ 2-3-4 बार रिपीट कर दीजिए, और लास्ट में इसको जरूर लिखिए, दिस इज अ मेन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लाइन। यह इस लाइन का एक मुख्य स्पष्टीकरण, व्याख्या है। और ऐसे मेरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, और स्क्रीनशॉट ले ले, हम अभी फिलहाल लिख कर दिखाते हैं आपको इसको, तो आप स्क्रीनशॉट जरूर लेंगे। चलिए देखते हैं हम कैसे लिखते हैं इसको। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, चलिए कंप्लीट करते हैं। दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम, बताइए लाइन कहां से लिया गया है, मैकेविटी द मैस्टिक कैट, मैकाविटी द मैस्ट्री कैट, व्हिच हैज बीन कंपोज्ड, रिटन यूज नहीं करेंगे हम, पोयम का है तो व्हिच हैज बीन कंपोज्ड बाय T.S. Eliot, है ना। He was one of the greatest, यहाँ राइटर्स नहीं पोएट्स का यूज करेंगे। He was one of the greatest poets in his time. He belongs to, वो कहाँ के रहने वाले थे, T.S. Eliot साहब, इंग्लैंड के। He wrote many poems and short stories in English literature. अब उसके बाद इनके बारे में कुछ ना कुछ तो हमको पता जरूर है टी.एस. एलियट साहब के, है कि नहीं। तो उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे देखेंगे, ही रिसीव्ड द नोबेल प्राइज in 1948 फॉर लिटरेचर। उसके बाद अगर जोड़ना चाहे तो जोड़ सकते हैं,
He was one of the greatest poets in 20th century. वो 20वीं शताब्दी के एक महान कवि थे। चलिए इतना ही रहने देते हैं, आप लोग जब लिखेंगे तो जरूर करेंगे। उसके बाद इन दिस लाइन द पोएट, इसको मिटाएंगे हम, है ना। द पोएट का नाम है टी.एस. इलियट, है ना। तो इन दिस लाइन द पोएट टी.एस. इलियट टेल्स अबाउट, नेम ऑफ चैप्टर डाल देना है। तो कौन सा चैप्टर? मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, हो गया। इन दिस लाइन ही टेल्स अबाउट। अब यहां से हम क्या करेंगे, अगर यहां से आपको उस कविता के बारे में पता है तो जरूर इसको भर दें। आपको लिखने की अगर लेवल है आप लिख सकते हैं 2 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन। तो अगर नहीं पता है तो आप इसी लाइन को यहां पे डालकर 2 बार, 4 बार, 5 बार करके क्या कर देंगे, आप रिपीट कर देंगे। और लास्ट में ये जरूर लिखेंगे दिस लाइन इज द मेन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लाइन। चलेंगे तो समझा देते हैं। This line is taken from Macavity the Mystic Cat. यह लाइन जो है Macavity the Mystic Cat से लिया जाता है, which has been composed by T.S. Eliot, जो T.S. Eliot के द्वारा लिखा गया है। He was one of the greatest poets in his time. वह अपने समय में, है ना, जितने भी महान कवि थे उनमें से एक थे। और यहां से आप जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं। He belongs to England, वो इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। He wrote many poems and short stories in English. वे इंग्लिश लिटरेचर में, अंग्रेजी साहित्य में, है ना, बहुत कहानियां और बहुत कविताओं को लिखा है। He received the Nobel Prize in 1948 for literature. उन्होंने लिटरेचर के लिए 1948 में नोबेल प्राइज को पाया। फिर आप जोड़ सकते हैं क्या कि he was one of the greatest poets in 20th century, यानी 20वीं शताब्दी को महान कवि थे। In this line, इस लाइन में the poet कवि T.S. Eliot tells about Macavity the Mystic Cat, यानी T.S. Eliot मैकविटी द मैस्टिक कैट, यानी मैकविटी एक बिल्ली है, जो मैकविटी एक रहस्यमयी बिल्ली के बारे में क्या करते हैं, बतलाते हैं। इन दिस लाइन, इस लाइन में ही टेल्स अबाउट, वह डैश के बारे में बतलाते हैं। और आप इसी को क्या कर दें, यहाँ पे जोड़ दें और लास्ट में लिख दें दिस इज द मेन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लाइन। यह इस लाइन का मुख्य स्पष्टीकरण है। और इसको वही लड़का लिखेगा जिसको उस कविता के बारे में या जिसको उस पोयम के बारे में कुछ पता नहीं है। अगर उसको ये चीजें पता नहीं है तो स्पष्टली क्या करेगा, इसको उठाएगा और यहाँ पे फिलअप कर देगा। और ये आपके एग्जाम में 4 दूना 8, कितना नंबर का, 4 दूना 8, 8 मार्क्स का पूछेगा। 8 नंबर आपका कंप्लीट होता है। तो फिलहाल आप इसको आप नोट कर लें, कम से कम ये एक पेज में जरूर जाना चाहिए। एक पेज में जाएगा तभी एग्जामिनर आपको कितना नंबर देगा, 4 नंबर देगा, याद रखेंगे। तो फिर आप स्क्रीनशॉट ले लें। ध्यान दीजिए, अभी आप लोग को लेटर बता देते हैं। और ये हमारे एग्जाम में 5 मार्क्स को पूछता है। इसका क्वेश्चन देता है राइट अ लेटर और राइट एन एप्लीकेशन, एक आवेदन लिखें या एक पत्र लिखें। तो आप क्या लिखेंगे, पत्र लिखें। चलिए देखते हैं कि पत्र होता क्या है। क्या होता है पत्र, समझिएगा। कहा जाता है क्या, लेटर इज अ पीस ऑफ पेपर। पत्र कागज का एक टुकड़ा होता है। पत्र क्या होता है बाबू, एक कागज का टुकड़ा होता है। ऑन विच, जिस पर वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग, जिस पर हम लोग अपने भावनाओं को, अपने बातों को व्यक्त करते हैं। व्यक्त करते हैं मतलब लिखते हैं। इज कॉल्ड अ लेटर। और वह पेपर क्या कहला जाता है, लेटर कहलाता है। चलिएगा, लेटर लिखने के लिए सबसे पहले हमको फॉर्मेट की जरूरी है।
जब तक हम लेटर कितना प्रकार का होता है? दो, एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल उतने पढ़ने की हम लोग के पास टाइमिंग तो है नहीं, है कि नहीं? डायरेक्टली आपको बताते हैं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा तो आप पत्र कैसे लिखेंगे। चलिए देखिए, ये हमारा फॉर्मेट है। सबसे पहले तो यहाँ पर टाइटल देंगे, उसके बाद यहाँ प्लेस देंगे, बाय डेट देंगे। और सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि सर टाइटल क्या देंगे। अब टाइटल उसी के अनुसार चूज करेंगे कि जैसे प्रश्न पूछा जाए। अगर पिताजी के पास कहता है तो पिताजी के अनुसार टाइटल लगेगा, माँ के पास कहता है तो माँ के अनुसार, अंकल के पास तो अंकल के अनुसार, यानी टाइटल कैसे देंगे। चलिए देखिए, अगर पत्र आपको पिताजी के पास लिखना है तो टाइटल मेरा रेस्पेक्टेड जाएगा। पत्र मदर के पास लिखना है तो टाइटल मेरा रेस्पेक्टेड जाएगा। पत्र ग्रैंडफादर के पास लिखना है तो टाइटल मेरा रेस्पेक्टेड जाएगा। एज अ गार्जियन लेवल, अगर हम जब भी गार्जियन लेवल के लिए पत्र लिखते हैं तो वहां पे हम टाइटल क्या देंगे? रेस्पेक्टेड देंगे। अगर हम पत्र ब्रदर के पास, सिस्टर के पास, बॉयफ्रेंड के पास, गर्लफ्रेंड के पास एज अ सेम एज, तो उसका टाइटल हम क्या देंगे? डियर देंगे, है ना। अब चलिएगा, अब क्वेश्चन लेकर चलते हैं कि हम कैसे लिखेंगे। आपको एक पत्र चला जाए तो गार्जियन के लिए पत्र लिखना होगा तो रेस्पेक्टेड, और सेम एज वाले के लिए लिखना होगा तो डियर। क्लियर है ना। तो यहां से सबसे पहले हमको क्या, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन दे दिया, अपने पिताजी के पास एक पत्र लिखो, है ना, एग्जाम को लेकर, चाहे अपने स्वास्थ्य को लेकर, चाहे साइकिल खरीदने को लेकर, चाहे किताब खरीदने को लेकर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पिताजी के पास कह रहा है तो पिताजी के पास कह रहा है तो हम क्या बोलेंगे? रेस्पेक्टेड फादर, रेस्पेक्टेड फादर। उसके बाद प्लीज आप डालेंगे क्या भाई? एग्जामिनेशन हॉल। जब आपका एग्जाम हो उसका डेट डाल दें जब पत्र लिखें। इतना तो कर देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे? देखिएगा, इतना सब जगह लिखना। आई हैव रिसेंटली रिसीव्ड योर लेटर, आई एम फाइन हियर, माय स्टडीज आर गोइंग ऑन, आई होप। देखिएगा, मैंने आपका पत्र अभी अभी पाया है। आई एम फाइन हियर, मैं यहां अच्छा हूं। माय स्टडीज आर गोइंग ऑन, मेरा पढ़ाई लिखाई जो है वो चल रही है। आई होप टू गॉड, मैं भगवान से आशा करता हूं। डेट मतलब कि यू विल बी फाइन देयर, आप भी वहां अच्छे होंगे। और जिसके बारे में पत्र कहा जा रहा है लिखने के लिए, उसको यहाँ पे 2-4 लाइन आप कंप्लीटली भर दें, है ना। साइकिल खरीदने के लिए तो आप बोलिए क्या? आई गो टू स्कूल डेली, मैं डेली स्कूल जाता हूं, डेली कॉलेज जाता हूं, डेली कोचिंग जाता हूं, जो आप करते हैं, है ना। कभी कभी मैं लेट हो जाता हूं क्योंकि मेरे पास साइकिल नहीं है, बिकॉज आई हैव नो बाइसिकल, है ना। आई वॉन्ट टू अ बाइसिकल, मैं एक साइकिल खरीदना चाहता हूं, है ना। फॉर गोइंग टू कॉलेज, गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए, ये सारी चीजें भर दें यहाँ पे। अगर अब यहाँ पे अगला पार्ट आता है, क्या लिखना है वहां पे देखेंगे, कर योर लविंग या लवली। अगर जो भी कोई बॉयज लिख रहा है, कोई लड़का पत्र लिख रहा है तो योर लविंग, और लड़की लिख रही है तो योर लवली। अगर मान लीजिए लड़की लिख रही है तो क्या बोला जाएगा? लड़की अपने पिताजी के पास लिख रही है तो क्या लिखा जाएगा? योर लवली डॉटर। लड़का अपने पिताजी के पास पत्र लिख रहा है तो क्या लिखेगा? योर लविंग सन। लड़का अपने भाई के पास लिख रहा है तो क्या लिखेगा? योर लवली ब्रदर, सॉरी लविंग ब्रदर। अगर लड़की अपने भाई के पास लिख रही है पत्र तो क्या लिखेगी? योर लवली सिस्टर। तो यहां से कर लेना है, बीच में भर देना है। ये 5 नंबर आपका कंप्लीट है बाबू। तो आज हम लोगों ने कितना, 8 और 5 13
13 नंबर को कंप्लीट किया इस वीडियो के माध्यम से, इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से। अगर जिस भी बच्चे को जिस टॉपिक में दिक्कत है, फिर आपको कॉल करें, व्हाट्सएप करें और हमसे बोले कि सर इस टॉपिक पे आप वीडियो जरूर बनाइए, क्योंकि आप ही लोग मेरे कोचिंग के, मेरे संस्थान के पोस्टर हैं। और कल भी हम सब्जेक्टिव इंग्लिश को ही लेकर आएंगे, है ना। सब्जेक्टिव इंग्लिश को पूरा पूर्ण रूप से कराएंगे, फिर बचेगा तो टाइमिंग हम ग्रामर को जरूर रिपीट कराएंगे। तो आप फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, जो भी दोस्त इस साल एग्जाम देने वाले हैं इंटरमीडिएट इंग्लिश का, उनके लिए एक बहुत ही बेस्ट तरीका है एग्जाम को फाइट करने के लिए। धन्यवाद ऑल ऑफ यू।